आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल मतलब हम जब कोई प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, तो उसको बनाने में जो लगने वाला मटेरियल है, उसकी जो कॉस्ट है, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, वो हम आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे। अब जब हम मटेरियल की जो कास्ट है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस मटेरियल की जो कास्ट है उसको हमको मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है या कोई भी बिजनेस करता है, तो वो यही सोचता है कि उसकी जो कॉस्ट है, लगने वाली कॉस्ट कम से कम हो और उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब हम मटेरियल की कास्ट को कंट्रोल करते हैं या हम ये देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो हमको कम से कम, किस तरह से हम कम से कम मटेरियल का यूज़ करके अधिक से अधिक प्रॉफिट बना सकते हैं, तो इसको मटेरियल की कास्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमको कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है परचेस ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग। परचेस ऑफ मटेरियल, अब हमको ये देखना होता है कि ये जो मटेरियल है इसको हम परचेस कहाँ से करें। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अगर हम किसी मटेरियल को परचेस कर रहे हैं, तो वो ये देखा जाता है कि उस परचेसिंग करने के लिए सबसे पहले जो टेंडर बुलाए जाते हैं, तो वो जो टेंडर है उसमें ये देखा जाता है कि मटेरियल की जो कास्ट है, उसी मतलब एक ही क्वालिटी का मटेरियल, लेकिन उसकी जो अलग अलग कास्ट पर टेंडर आते हैं, तो उसमें सबसे कम कॉस्ट कौन सी है। मतलब क्वालिटी वाइज भी मटेरियल ठीक होना चाहिए और कॉस्ट भी कम से कम होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा जो मटेरियल है, उसकी जो है लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज, अगर मान लो कि कोई का मटेरियल है जो कि हमें बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन वो जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमको बहुत महंगा पड़ रहा है, या फिर कोई मटेरियल है जो बहुत महंगा मिल रहा है लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन हमको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मटेरियल को हमको परचेज़ कहाँ से करना है, कौन सा मटेरियल परचेज़ करना है, कितना मटेरियल हमको परचेज़ करना है। ये हमारा जो स्टोर कीपर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल हमको कितना परचेज़ करना है। कभी कभी क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाते समय 2-3 मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इन 2-3 मटेरियल में और फिर कभी कभी हमारे स्टोरेज में कुछ मटेरियल पुराना बचा रहता है, तो अगला जो मटेरियल है, कितना मटेरियल हमको परचेज़ करना है, इसका डिसीज़न स्टोर कीपर करता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इसका डिसीज़न करता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही ये डिसाइड करता है कि मटेरियल जो है वो परचेज़ कहाँ से करना है। और उसके साथ ही साथ अब हमने मटेरियल परचेज़ कर लिया, अब उसकी स्टोरिंग हमको किस तरह से करनी है, मतलब हम उसको किस तरह से स्टोर करें कि उसका जो नुकसान है, क्योंकि कोई भी मटेरियल बहुत दिन तक रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है। हर मटेरियल की अलग अलग कंडीशन होती है ख़राब होने की। जैसे मिट्टी का तेल है, अगर मिट्टी का तेल हमने रखा बहुत दिन तक, या पेट्रोल बहुत दिन तक रखा, तो वो उड़ जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरा मटेरियल जो है, जैसे कि सीमेंट वगैरह अगर हमने रखी, तो सीमेंट वगैरह क्या होती है, उनकी बोरियों में से झड़ जाती हैं, तो उनका वेट कम हो जाता है। तो इस तरह से हम ऐसी जगह स्टोरेज करके रखें कि उनका जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। इस चीज़ का भी हमको डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा है मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की अलग अलग मेथड्स होती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल करना मतलब जो स्टोरेज में हमारे पास में मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल में हमको कौन सा मटेरियल सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए भेजना है, कौन सा मटेरियल हमको बाद में भेजना है। और चूँकि हम जो है मटेरियल हम साल भर जब जब हमको आवश्यकता होती है तब खरीदते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार में मटेरियल खरीद लिया उसका साल भर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मटेरियल हम खरीदते हैं, तो हर बार जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती है।
तो इन्वेंट्री में मतलब जब मटेरियल स्टोर से मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो जो मटेरियल के कौन सा मटेरियल मतलब कितना कब आया हुआ मटेरियल हमको पहले यूज़ करना है, और किस तरह से हमको उसको इस तरह से कंट्रोल करना है कि हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट हो वो बराबर साल भर बराबर बनी रहे। तो इस चीज़ को हम इन्वेंट्री कंट्रोल के रूप में देखते हैं, और इसकी जो है अलग अलग मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा प्राइस ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्राइस डिसाइड करना कि मटेरियल की प्राइस की मटेरियल की कॉस्ट निकालते समय मटेरियल की कौन सी प्राइस ली जाए। तो प्राइसिंग की भी अलग अलग मेथड है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो प्राइसिंग की जो मेथड है अलग अलग एवरेज प्राइस मेथड होती है, फिर अलग अलग हैं। मतलब कभी जब हम इसकी जो मटेरियल कंट्रोल की जब इन्वेंट्री कंट्रोल की जो मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि प्राइस किस तरह से निकाली जाती है, और किस तरह से किसी भी मटेरियल का जो कॉस्ट है उसकी प्राइस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद आता है कि मटेरियल जो परचेसिंग है या तो मटेरियल परचेसिंग करने के लिए हमारे पास में दो कहना चाहिए फार्मूले हैं, या कहना चाहिए दो मेथड है जिनको हम हमारे मटेरियल परचेस करते समय लागू कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि मटेरियल को परचेस करते समय, या कोई कंपनी है उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो डिसाइड करता है कि मटेरियल को परचेस करते समय परचेसिंग की हमको कौन सी मेथड को यूज़ करना है। इसकी दो मेथड्स हैं, पहली है सेंट्रलाइज मेथड, ये जो, और दूसरी है डिसेंट्रलाइज मेथड। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड मेथड है, इस मेथड ये मेथड क्या है, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड मेथड में क्या होता है कि जो कंपनी है उसका एक डिपार्टमेंट होता है परचेसिंग डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट में कंपनी के जितने भी परचेस करने वाले जितने भी आइटम हैं उनकी परचेसिंग कंपनी के डिपार्टमेंट में की जाती है। मतलब एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें जो भी चीज़ परचेस करना हो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट परचेस करता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस में स्टोर कीपर ने एक रिक्वेस्ट नोट बना करके भेजा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, जो ये आप परचेसिंग डिपार्टमेंट जिसको हम बोलेंगे, उनको एक रिक्वेस्ट नोट बना करके भेजा कि हमको इतना मटेरियल इतनी क्वांटिटी में चाहिए और कब चाहिए। तो इस वो जब अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्शन हाउस का। इसके अलावा ऑफिस में अगर कोई चीज़ परचेस करनी हो, या कहना चाहिए शॉप में कोई चीज़ परचेस करनी हो, या फिर हमारा जो गोडाउन है वहाँ के लिए कोई चीज़ परचेस करनी हो, तो या शोरूम है हमारा, शोरूम के लिए कोई चीज़ परचेस करनी हो, तो इसके लिए क्या होता है कि जो परचेस डिपार्टमेंट ही परचेस करता है। तो इसके लिए सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि अपना अपना जो है जो भी सामान इनको परचेस करना होता है तो उसके लिए एक रिक्वेस्टेशन नोट बना करके परचेस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। और परचेस डिपार्टमेंट अपने पास उनके पास जो फंड अवेलेबल होता है उस हिसाब से परचेसिंग डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ को कब परचेस करना है। इसका मतलब ये परचेज डिपार्टमेंट क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ परचेसिंग करने का काम करता है, बाकी सब अपनी सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अब ये जो सेंट्रलाइज परचेसिंग है इसकी कुछ एडवांटेज हैं। क्या है इसके एडवांटेज, तो इकोनॉमी ऑफ बल्क परचेस, मतलब इसमें क्या होता है कि जो फंड डिपार्टमेंट के पास आता है तो फंड ये डिसाइड करता है कि जो ज़्यादा से मतलब कम से कम जो डिपार्टमेंट है वो टेंडर नोटिस जारी करेगा कि भाई हमको इतना इतना मटेरियल चाहिए, और तो लोग अपना अपना टेंडर वहाँ भेजते हैं, और उन टेंडर्स में से ये डिसाइड होता है कि कम मूल्य में या कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम परचेस कर सके। इस चीज़ का डिसीज़न जो है वो सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम के अंतर्गत हो सकता है।
दूसरा है एक्सपर्ट एंड ट्रेंड स्टाफ। जो परचेसिंग डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम करता है वो मतलब परचेसिंग का एक्सपर्ट होता है। मतलब उसको परचेसिंग की सारी जितनी भी मेथड्स हैं या परचेस की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों की उसको जानकारी होती है। वो सिर्फ इसी काम के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज परचेसिंग पर सिस्टम ना हो, तो जैसे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस को बोल दिया गया कि भाई जाओ और अपना परचेस खुद कर लो, तो प्रोडक्शन हाउस जो है उसमें जो व्यक्ति काम करता है वो ट्रेन नहीं होता, वो कोई अकाउंटेंट नहीं होता, या वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता जो कि बाहर मार्केट की जानकारी रखता हो। तो वो उससे क्या होता है कि वो जो डिपार्टमेंट है अगर वो परचेस करेगा तो उससे जो मटेरियल की कास्ट है कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है। और सेंट्रलाइज परचेस सिस्टम में क्या होता है कि जो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी डिसीज़न लेना होता है बल्क परचेस के लिए, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं कि उनको क्या करना है और क्या कौन सी चीज़ हमको यहाँ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। दूसरा है बेटर कंट्रोल। सेंट्रलाइज परचेसिंग में क्या होता है कि मटेरियल को परचेस करने के लिए क्या होता है कि जब स्टोर कीपर जब रिक्वेस्टेशन भेजता है तब उसके पास मटेरियल की कुछ क्वांटिटी बची हुई होती है और मतलब एक लेवल तक उसके पास मटेरियल बचा हुआ होता है और उसके बाद वो रिक्वेस्टेशन भेजता है कि भाई मुझे मटेरियल परचेस करना है या मुझे मटेरियल की आवश्यकता है। तो जो परचेस डिपार्टमेंट है उतना टाइम ले करके और ये डिसाइड करता है कि कम कीमत पर या और अच्छी क्वालिटी का और जिसमें कम से कम ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये इस तरह के मटेरियल को परचेस करने के लिए उनके पास में सफिशिएंट टाइम होता है और वो उस चीज़ को परचेस कर पाते हैं। फिर है इकोनॉमी इन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। जब एक डिपार्टमेंट होता है या सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग का जो डिपार्टमेंट होता है या परचेज डिपार्टमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रखे होते हैं कौन सी चीज़ परचेस की गई, कौन सी चीज़ परचेस मतलब कौन सी चीज़ परचेस की गई है। अगर कोई एसेट परचेस की गई है तो वो एसेट मतलब उसका रिकॉर्ड एसेट अकाउंट में जाता है। अगर कोई मटेरियल परचेस किया गया है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाएगा। अगर ऑफिस के लिए कोई चीज़ परचेस की गई है या ऑफिस के लिए किसी तरह का कोई खर्च किया गया तो उसका रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है। और इस तरह से जो बचा हुआ मतलब इस तरह से जो डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट उसको जो फंड मिलता है उस फंड में उसको वो देखता है कि वो कितना कम से कम में अपना खर्च कर सकता है और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो परचेज डिपार्टमेंट में बनाया जाता है। जब सेंट्रलाइज परचेसिंग की जाती है मतलब एक डिपार्टमेंट है जो कि परचेस करने के लिए ऑथराइज्ड है, तो वो डिपार्टमेंट अपनी परचेसिंग के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को यूज़ करता है। जैसे कि परचेसिंग के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी यूज़ की कि ये मतलब हम किस तरह का माल परचेस करेंगे, किस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना होना चाहिए, हमारा जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा कितना होना चाहिए और सारी चीज़ों का मतलब हमारी मटेरियल की कॉस्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसके लिए वो एक मतलब पॉलिसी का डिसाइड करते हैं जो कि हम उनकी जो कंपनी है या उनका जो बिजनेस है उसके लोकेशन और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके आधार पर डिसाइड की जाती है। अगला है प्रिपेयर लाइसन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब अगर जो परचेज डिपार्टमेंट है वो
अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए परचेस करता है तो वो उसका जो भार है, या हाँ उसका जो भार है, मतलब उसके जो खर्चे का भार है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर तरीके से, और इसका रिकॉर्ड रखता है। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है डिले ऑफ परचेसिंग। अब चूंकि एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट अगर परचेज करता है तो उसमें पहले तो रिक्वेस्टेशन भेजी जाती है, उसके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट की रिक्वेस्टेशन होती है। उसमें ये डिसाइड करता है कि भाई कौन सा मटेरियल है या कौन सा एसेट हमको पहले परचेज करना हो। तो इसके लिए सब इसके लिए क्या होता है कि ये प्रॉपर टाइम लेती है, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो परचेज करने के लिए टाइम लेता है, और जो परचेसिंग है वो डिले हो जाती है। हाई इनिशियल कॉस्ट, चूँकि परचेसिंग करने के लिए एक पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है कि हम इसी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा जो परचेस है उसको परचेस करेंगे, मटेरियल को परचेस करेंगे। तो उस तब क्या होता है कि जो उसकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। मतलब एक पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम मटेरियल परचेस करते हैं तो हमको एक यूनिफॉर्म प्राइस में, और एक मतलब हमारी पॉलिसी के अंतर्गत ही हम हमारी जो उसकी जो कास्ट है वो डिसाइड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम मटेरियल परचेस करते हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी तो इस तरह से जो कॉस्ट है वो हाई परचेसिंग मतलब हाई इनिशियल कॉस्ट हो जाती है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उसका एक कारण ये भी है कि जैसे कि अब परचेस करने के लिए अगर हमने सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम डिसाइड किया है या उसके अंतर्गत हमने पॉलिसी बनाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में हमारे जो कर्मचारी हैं उनको रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, एक मैनेजर रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारा जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसमें फर्नीचर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज परचेस सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो जो हम जो परचेसिंग करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है, परचेसिंग डिपार्टमेंट, हमारा मटेरियल वहाँ आता है। वहाँ से हमारे प्रोडक्शन हाउस तक पहुँचने में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको वहाँ से खर्च करना पड़ता है, और इसको खर्च करने के लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है वो बढ़ जाती है, मतलब हमारी मटेरियल की जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कभी कभी हमारा जो सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम के जो अंदर, मतलब कहना चाहिए इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई बार उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हम हमारे जो प्रोडक्शन है वो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। हमारे प्रोडक्शन को या तो बंद करना पड़ सकता है या हमारा प्रोडक्शन स्लो हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बढ़ाती हैं, और हमारा जो परचेसिंग प्राइस है उसको भी बढ़ाती हैं। चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या होता है कि जब हम सेंट्रलाइज परचेसिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को परचेस करने के लिए उसके पास रिक्वेस्टेशन आती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नो लोकलाइज्ड परचेसिंग, अब चूंकि हम सेंट्रलाइज परचेसिंग करते हैं, हमने पॉलिसी डिसाइड कर रखी है, और हमने ये भी डिसाइड कर रखा है सेंट्रलाइज परचेसिंग में क्या करते हैं हम, कि हमने एक दुकान डिसाइड कर ली है या एक सप्लायर डिसाइड कर लिया है कि भी हमारा सामान जो है वो उसी के यहाँ से हमारा सामान आएगा। तो क्या होता है, लोकल में जो हमको सस्ता सामान मिलता है हम वो नहीं खरीद पाते। फिर हमारा जो सामान है, मतलब हमने क्या परचेस ऑर्डर के लिए एक डेट डिसाइड कर ली है कि 6 महीने के 6 महीने हमको परचेसिंग के लिए हमको मटेरियल चाहिए पड़ेगा। तो वो सामने वाला व्यक्ति उसके लिए क्या करता है, तैयार रहता
रखता है, अपना प्रोडक्ट अपना मटेरियल जो है वो इकट्ठा करके रखता है। हमको हमारा जो कहना चाहिए हमारी जो नीड है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए वो अपनी तैयारी पूरी करके रखता है, तो हमको उसी से ख़रीदना पड़ता है। फिर हम हमारे लोकल में जो हमको जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं हम उनको नहीं परचेज़ कर पाते हैं। ये हो गया तुम्हारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो हमारा डिसेंट्रलाइज परचेसिंग के ऊपर आएगा।